हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में कि आइडियल सॉल्यूशन क्या है और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है। तो देखिए, आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देखिए, आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? हम आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं कि दो सॉल्यूशन विच ओबे द राउट्स लॉ एट एनी कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। मतलब कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जो किसी भी टेम्परेचर पे या किसी भी कंसंट्रेशन पे क्या करता है, राउट्स लॉ को ओबे करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि सर आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? तो हमने ये कहा कि आइडियल सॉल्यूशन दो solution which obeys Raoult's law, at any concentration and टेम्परेचर, जो किसी भी कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पे राउल्ट्स लॉ को क्या करता है? ओबे करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। मतलब आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को किसी भी कंसंट्रेशन पे लीजिए, ठीक है, तो जो सॉल्यूशन होगा वो राउल्ट्स लॉ को क्या करता है? अगर ओबे कर रहा है तो उस केस में हम उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो आता है, जो आप सॉल्यूट सॉल्वेंट को मिला रहे हो, तो वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन आता है P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी के सम के क्या आएगा? इक्वल आएगा। P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी के सम के क्या आएगा? इक्वल आएगा। यही तो राउल्ट्स लॉ कहता था कि जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है वो P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी के सम के क्या होता है? इक्वल होता है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि सर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सॉल्यूशन आइडियल है? इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। ठीक है, तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है इसका। अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं, तो पॉइंट नंबर 1, पहला पॉइंट क्या है आइडियल सॉल्यूशन का, कि जब हम आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है, तो उस केस में जो कोहेसिव फोर्स होना चाहिए वो एडहेसिव फोर्स के क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? कोहेसिव फोर्स क्या होता है? सेम पार्टिकल के बीच में लगने वाले फोर्स को क्या बोलते हैं? कोहेसिव फोर्स। और डिफरेंट पार्टिकल के बीच में लगने वाले फोर्स को क्या बोलते हैं? एडहेसिव फोर्स। ठीक है, तो आइडियल सॉल्यूशन के केस में क्या होता है कि जो कोहेसिव फोर्स होता है, जो क्या होता है? कोहेसिव फोर्स जो होता है वह क्या होता है? एडहेसिव फोर्स के क्या होता है? इक्वल होता है। एडहेसिव फोर्स की क्या होता है? इक्वल होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो स्टूडेंट, तो आप समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कोई सॉल्वेंट ए है, ठीक है, ये मान लीजिए सॉल्वेंट ए है, ठीक है, तो ए और ए के बीच में क्या लग रहा होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा। ए और बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा, क्योंकि सेम पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, इसको फोर्स को क्या बोलेंगे? कोहेसिव फोर्स। मान लीजिए हमारा सॉल्वेंट है, ठीक है, मान लीजिए हमारा क्या है? सॉल्वेंट है। और देखिए, अगर मान लीजिए कि हमने दूसरे बीकर में क्या लिया है? सॉल्यूट लिया है बी, ठीक है, इनके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, ठीक है, ये हमारा क्या है? सॉल्यूट है, ठीक है। अब इन दोनों को हम मिला दिया, तो जब मैं इन दोनों को मिलाया, ठीक है, तो अब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा वो किसके बीच में लगेगा? ए और बी के बीच में लगेगा। अब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा वो किसके बीच में लगेगा? ए और बी के बीच में लगेगा, ठीक है। तो अब ये पार्टिकल क्या हो गए? डिफरेंट पार्टिकल हो गए, ठीक है। तो सॉल्यूशन के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो किसके बीच में लग रहा है? ए और बी के बीच में लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ए के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था उसको हमने क्या कहा? कोहेसिव फोर्स। बी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा उसको भी हमने क्या बोला? कोहेसिव फोर्स। और ए और बी के बीच में जो फोर्स लगा उसको हमने क्या बोला? एडहेसिव फोर्स। तो क्या कह रहा है? पॉइंट ये कह रहा है कि जो कोहेसिव फोर्स होना चाहिए वो एडहेसिव फोर्स के क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि जो ए और ए के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है
ठीक है, और जो बी और बी के बीच में फोर्स अट्रैक्शन लग रहा है, और दोनों को मिला देने के बाद जो ए और बी के बीच में फोर्स अट्रैक्शन लग रहा है वो आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी वो सोल्यूशन क्या होगा, आइडियल सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आपका ये हो गया। अगर हम सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, देखिए अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं तो इस केस में क्या होता है कि जो डेल्टा भी सोल्यूशन होता है, ठीक है, सोल्यूशन बनाने के बाद मतलब जब सोल्यूशन बन जाता है तो हम चेंज इन वॉल्यूम चेक करते हैं तो यहाँ पर डेल्टा भी सोल्यूशन की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। ठीक है, अब थोड़ा समझिए स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए आपने किसी बेकर में ए को लिया, दूसरे बेकर में आपने बी को लिया, अब दोनों को मिलाया, सोल्यूशन बनाया, वहां पर क्या हो गया, ए बी हो गया। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो ए के बीच में लग रहा है, अगर वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बी के बीच में लग रहा है और वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलाने के बाद ए और बी के बीच में लग रहा है, तो उस केस में वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लिया आपने ए का 4 लीटर लिया, बी का 4 लीटर लिया और दोनों को मिला दिया, तो आपका जो सोल्यूशन बना वो सोल्यूशन कितना बना, 8 लीटर बना। भाई पहले आपने 4 4 8 लीटर लिया और दोनों मिलाने पर भी कितना लीटर बना, 8 लीटर बना, तो फाइनल माइनस इनिशियल वॉल्यूम कितना आ गया, 0 आ गया। ऐसा क्यों हुआ, देखिए वॉल्यूम में चेंजिंग तभी आता है जब ए और बी को मिलाने के बाद या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करे या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करे। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करता है तो ए और बी के पार्टिकल पास पास आते हैं, और जब पास पास आते तो वॉल्यूम क्या करता है, डिक्रीज करता है। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करता है तो ए और बी के भी पार्टिकल क्या होते हैं, दूर दूर जाते हैं, और जब पार्टिकल दूर दूर जाते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है, डिक्रीज क्या हो गया, तो ए और ए के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बी के बीच में होता है, और वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ए और बी के बीच में भी होता है। क्लियर है। अब इसका मतलब क्या है कि अगर ए का आपने 4 लीटर लिया, बी का आपने 4 लीटर लिया, अब दोनों को मिलाने पर आपका कितना लीटर बना, 8 लीटर बना। तो इनिशियल वॉल्यूम अपने टोटल कितना लिया था, 4 + 4 8, फाइनल वॉल्यूम कितना बना, 8, तो 8 - 8 = कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, ऐसा कब हो सकता है, ऐसा तभी होता है कि देखिए अगर ए और बी को मिलाने के बाद अगर ए और बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बढ़ जाता है तो पार्टिकल क्या हो जाएंगे, पास पास, और जब पार्टिकल पास पास आएंगे तो वॉल्यूम क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर रहा है ए और बी के बीच में तो पार्टिकल क्या होंगे, दूर दूर, और जब पार्टिकल दूर दूर जाएंगे तो वॉल्यूम क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। और चूंकि ए और बी को मिलाने के बाद न फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा न फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटा, इसीलिए डेल्टा बी सोल्यूशन क्या आ गया, आपका 0 आ गया। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि जो डेल्टा एच सोल्यूशन होता है, डेल्टा एच का मतलब क्या हुआ, चेंज इन एंथैल्पी। चेंज इन एंथैल्पी का मतलब क्या हुआ, अगर डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है तो हम बोलते हैं सर जी एक्सोथर्मिक है, और डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है तो हम बोलते हैं एंडोथर्मिक है। तो देखिए एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक कंसेप्ट, ठीक है, कैसे आता है, तो देखिए जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, जब दो पार्ट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है तो एनर्जी रिलीज होती है, और वो प्रोसेस क्या कहलाता है, एक्सोथर्मिक। और अगर ए और बी के बीच फोर्स अट्रैक्शन घटेगा, मतलब पार्टिकल क्या जा रहा है, दूर दूर जा रहा है, क्योंकि उनकी एनर्जी बढ़ रही है, तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी, एनर्जी कहीं ना कहीं से गेन कर रहा होगा। तो इसका मतलब ये प्रोसेस कैसा है, एंडोथर्मिक है। अब होता क्या है कि जब आपने ए और बी को मिलाया तो ए और बी को मिलाने के बाद क्या हुआ कि फोर्स अट्रैक्शन न बढ़ा न फोर्स अट्रैक्शन घटा, और यही रीजन है कि डेल्टा एच सोल्यूशन यहाँ पर क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 देखिए, आइडियल सोल्यूशन के केस में क्या होता है कि जो ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर होता है वह कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर के इक्वल आता है। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जो आप कैलकुलेशन करके वेपर प्रेशर आप सोल्यूशन निकालोगे और वही वेपर प्रेशर आप सोल्यूशन जो है एक्सपेरिमेंट करके फाइंड आउट करोगे तो दोनों की वैल्यू क्या आती है, सेम होती है। ठीक है, दोनों की वैल्यू क्या आती है, सेम होती है। मतलब प्रैक्टिकली जो आप वेपर प्रेशर ऑब्जर्व करोगे सोल्यूशन का और थ्योरेटिकली जो आप फाइंड आउट करोगे, न्यूमेरिकल लगा जो सॉल्व करोगे, दोनों की वैल्यू क्या आती है, सेम आती है। ठीक है, किस केस में, आइडियल सोल्यूशन के केस में। ठीक है, अगर हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 बॉइलिंग पॉइंट की, तो ये देखा गया है कि जो ऑब्जर्व्ड बॉइलिंग पॉइंट होती है वो क्या होता है, कैलकुलेटेड बॉइलिंग पॉइंट की क्या आती है, इक्वल होती है। मतलब जो कैलकुलेशन करके जो आप बॉइलिंग पॉइंट फाइंड आउट करते हो और जो आप ऑब्जर्व करते हो लैब में ले आकर के, वो दोनों वैल्यू क्या आती है, सेम आती है। किस केस में, अगर आपका सोल्यूशन क्या है, आइडियल है। ठीक है, अगर नेक्स्ट पॉइंट हम बात करें स्टूडेंट यहाँ पे, तो देखिएगा पॉइंट नंबर 6 ये है कि
आइडियल सॉल्यूशन के केस में जो डेल्टा एस होता है, डेल्टा एस का मतलब क्या होता है, चेंजिंग एंट्रोपी। अच्छा, तो ये एंट्रोपी क्या बताता है हमको? तो एंट्रोपी हमको बताता है रैंडमनेस ऑफ सिस्टम, सिस्टम के अंदर कितना रैंडमनेस आ रहा है, पार्टिकल कितने एक दूसरे से दूर दूर जा रहे हैं। रैंडमनेस जितना ज़्यादा बढ़ता है, डेल्टा एस की वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव आती है, और रैंडमनेस घटता है तो डेल्टा एस की वैल्यू क्या आती है, निगेटिव आती है। तो अब आप बताइए कि जब आपने ए और बी को मिक्स किया, ए और बी को मिक्स किया, तो आप बताइए कि मिक्स करने के बाद एंट्रोपी बढ़ी या घटी? ठीक है, ए और बी मिक्स करने के बाद एंट्रोपी बढ़ी या घटी, आप खुद सोचिए। तो देखिए, पहले ए और ए के पार्टिकल पास पास थे, बी और बी के पार्टिकल क्या थे, पास पास थे, और जब आपने ए और बी को मिक्स किया तो ए और बी के पार्टिकल दूसरे से क्या हो गए, दूर हो गए, मतलब रैंडमनेस क्या कर गया, बढ़ गया, और रैंडमनेस बढ़ा, इसका मतलब डेल्टा एस मिक्स भी क्या कर गया, बढ़ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आइडियल सॉल्यूशन के केस में डेल्टा एस मिक्स की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। एक्चुअल स्टूडेंट, अगर देखा जाए तो चाहे वो सॉल्यूशन आइडियल हो या चाहे वो सॉल्यूशन नॉन आइडियल हो, दोनों के केस में जो डेल्टा एस मिक्स की वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन क्या होती है, 0 होती है। ग्रेटर देन 0 का मतलब वो वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। क्यों पॉजिटिव होती है? चाहे आप सॉल्यूशन आइडियल बनाइए चाहे आप सॉल्यूशन नॉन आइडियल बनाइए, दोनों के केस में क्या हो रहा है कि ए और बी के बीच में रैंडमनेस क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। इसलिए डेल्टा एक्स मिक्स की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन 0 होगी या पॉजिटिव होगी, चाहे वो सॉल्यूशन आइडियल हो चाहे वो सॉल्यूशन नॉन आइडियल। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे क्या, आइडियल सॉल्यूशन के बारे में, तो हम कह सकते हैं डेल्टा मिक एक्स इक्वल टू क्या होगा, ग्रेटर देन 0। अच्छा, अगर हम बात करते हैं डेल्टा जी मिक्स की या डेल्टा जी सॉल्यूशन की, इसके लिए आप क्या करना चाहोगे? तो डेल्टा जी क्या होता है, चेंज इन गैस फ्री एनर्जी। हम कहते थे अगर डेल्टा जी की वैल्यू अगर निगेटिव है तो प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस। अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव होगा तो प्रोसेस क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। और डेल्टा जी की वैल्यू 0 होता है तो प्रोसेस क्या होता है, इक्विलिब्रियम। चूंकि आपने ए और बी को मिलाया और मिला के सोल्यूशन बनाया, तो अगर सोल्यूशन बना इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा जी मिक्स की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0, मतलब क्या होगी, 0 निगेटिव होगी, क्योंकि ये प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस, क्योंकि सोल्यूशन का फॉर्मेशन हुआ। अगर सोल्यूशन फॉर्मेशन हुआ इसका मतलब डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो गई, निगेटिव होगी, मतलब ये प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस है। क्लियर है? तो स्टूडेंट एक चीज ध्यान रखिएगा, एक बार फिर से अगेन एक बार रीचेक करेंगे। हमने क्या क्या बोला कि ऐसे सॉल्यूशन जो राउट्स लॉ को क्या करते हैं, किसी भी कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पे क्या करते हैं, ओबे करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है कि कोहेसिव फोर्स एडहेसिव फोर्स के इक्वल होता है, मतलब सेम पार्ट के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और डिफरेंट पार्ट के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, इक्वल होता है। आइडियल सॉल्यूशन केस में क्या होता है, डेल्टा भी सॉल्यूशन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, मतलब कोई वैल्यू में चेंजिंग नहीं होगा। डेल्टा एच सॉल्यूशन क्या होगा, 0 होगा, मतलब कोई भी एनर्जी ना रिलीज होगी ना एनर्जी गेन होगी। अगर देखा जाए वेपर प्रेशर के बारे में, तो जो ऑब्जर्व वेपर प्रेशर होता है वो कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर के क्या आता है, इक्वल आता है, मतलब ऑब्जर्व बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेटेड बॉइलिंग पॉइंट के भी क्या आएगा, इक्वल आएगा। चेंज इन एंथैल्पी ग्रेटर देन 0 होगा और चेंज इन गैस एनर्जी क्या होगा, लेस देन 0 होगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इसके कुछ कैरेक्टर्स के बारे में। अच्छा, एग्जांपल के बारे में बात करें अगर हम आपसे, ठीक है, कि कौन कौन से ऐसे मॉलिक्यूल जो होते हैं जिनको मिलाने से सॉल्यूशन बनाते हैं और मिलाने के बाद वो आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। तो जैसे हम क्या करते हैं, अगर हमें एन हेक्सेन को एन हेप्टेन में मिक्स कर दें तो हमारा सॉल्यूशन कैसा बनेगा, आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। ऐसे ही अगर मैं क्या करूं, बेंजीन को टॉल्यूइन में मिक्स कर दूं, बेंजीन को किस में मिक्स कर दूं, टॉल्यूइन में मिक्स कर दूं, तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, आइडियल होगा। ऐसे ही मैं क्या करूं, कार्बन टेट्राक्लोराइड को, ठीक है, मैं कार्बन टेट्राब्रोमाइड में मिक्स कर दूं तो सॉल्यूशन मेरा क्या होगा, आइडियल होगा। ठीक है, अगर मैं क्या करूं कि क्लोरोफॉर्म को ClCl3 को CHBr3 में मिक्स कर दूं तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, आइडियल होगा। या हम कह सकते हैं सर मेथिल क्लोराइड को, अगर मैं मेथिल क्लोराइड को और मेथिल ब्रोमाइड में मिक्स कर दूं C2H5Br में तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, आइडियल होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि हेक्सेन के बीच में जो फोर्स अट्रैक्शन लग रहा है वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हेप्टेन के बीच में लग रहा है। हेक्सेन के बीच में कौन सा फोर्स अट्रैक्शन लगता है, वान डर वाल्स फोर्स, क्योंकि नॉन पोलर है। हेप्टेन के बीच में कौन सा फोर्स अट्रैक्शन लगता है, वान डर वाल्स फोर्स, क्योंकि नॉन पोलर है। और जब हेप्टेन को मिलाओगे तो इनके बीच में कौन सा फोर्स अट्रैक्शन लगता है, वान डर वाल्स फोर्स। ठीक है, तो हेक्सेन और हेप्टेन को मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन बना वो सॉल्यूशन कैसा बना, आइडियल सॉल्यूशन बना।
स्टूडेंट एक चीज नोटिस कीजिएगा कि अगर माइक्रोवेव पर हम जाकर बात करते हैं तो कोई भी ऐसा सोल्यूशन नहीं है अभी तक जो 100% क्या हो, आइडियल हो। जैसा कि अभी आपने कहा कि सर वान डर वाल्स फोर्स इसमें भी लग रहा है, इसमें भी लग रहा है, मिलाने के बाद भी लग रहा है। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि वान डर वाल्स फोर्स क्या होता है, किस पर डिपेंड करता है, साइज पर डिपेंड करता है। तो हेक्सेन की साइज छोटी है और हेप्टेन की साइज बड़ी है। तो हेक्सेन के केस में क्या होगा कि जो वान डर वाल्स फोर्स लगेगा थोड़ा कम लगेगा और हेप्टेन के बीच में जो वान डर वाल्स फोर्स लगेगा वो थोड़ा सा लार्ज लगेगा। और हेक्सेन हेप्टेन को मिलाओगे तो यहाँ पर भी देखिए साइज में डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पर भी वान डर वाल्स फोर्स की वैल्यू में क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। ठीक है, इसके बाद से अगर हम बात करते हैं आइडियल सॉल्यूशन के चार्ट को लेकर के, ठीक है, ग्राफ को लेकर के, ठीक है, सॉरी ग्राफ को लेकर के हम डिस्कस कर रहे हैं कि आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ कैसा बनता है। तो देखिए स्टूडेंट देखिए मैं एक्स एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन ले लेता हूं, एक्स एक्सिस पे मैं मोल फ्रैक्शन ले लेता हूं, ठीक है, और वाई एक्सिस पे मैं वेपर प्रेशर लेता हूं। क्या लेता हूं, वेपर प्रेशर लेता हूं। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट, मैं ये कह रहा हूं कि अगर यहां पर ए का मोल फ्रैक्शन क्या है, 0 है, तो बी का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, 1 होगा। आपको मालूम है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू क्या होता है, 1। तो अगर ए का मोल फ्रैक्शन 0 है मतलब ए है ही नहीं है, और बी का मोल फ्रैक्शन कितना हो गया, 1। ठीक है, अच्छा अब मैं लेफ्ट टू राइट बढ़ रहे हैं तो ए का मोल फ्रैक्शन क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम ए का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बी का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि जब राइट से लेफ्ट जाए तो बी का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है, और लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो ए का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर ए का मोल फ्रैक्शन 0 है तो बी का मोल फ्रैक्शन 1 है, और बी का मोल फ्रैक्शन 0 है तो ए का मोल फ्रैक्शन 1 है। राउट्स क्या कहता था, राउट्स ये कहता था कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन के अंदर बढ़ाते हैं तो उसका वेपर प्रेशर भी क्या करता है, बढ़ता है। जैसा कि हमने ये कहा कि ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो ए का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है, तो अगर ए का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है तो इसका मतलब ए का वेपर प्रेशर भी क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ पर आते आते सिर्फ ए बचा, यहाँ पर आते आते क्या बचा, सिर्फ ए बचा, बी है ही नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर प्योर लिक्विड सिर्फ ए बचा, तो वेपर प्रेशर कितना हो गया, इसका मतलब यहाँ वेपर प्रेशर हो गया ए का पी नॉट ए। क्या हो गया, पी नॉट ए। ठीक है, बी का मोल फ्रैक्शन 0 है तो इसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, 0 होगा। वहीं अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो बी का मोल फ्रैक्शन क्या है, 0 है, तो जैसे जैसे हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं तो बी का वेपर प्रेशर, बी का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है सॉल्यूशन के अंदर, तो बी का वेपर प्रेशर भी क्या करेगा, बढ़ेगा। और यहाँ पर आते आते बी का मोल फ्रैक्शन कितना हो गया, 1, इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कौन है, बी है, प्योर लिक्विड बी है, तो इसका मतलब बी का वेपर प्रेशर कितना आ जाएगा, पी नॉट बी। पी नॉट ए मैंने पढ़ाया था ना कि पी नॉट ए क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। पी नॉट बी का मतलब क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी। और अगर मैं इन दोनों को मिलाता हूं, ठीक है, तो ये हमको क्या बता रहा है, ये हमको बता रहा है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जो किसके इक्वल होगा, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी के इक्वल होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ। ठीक है, ये आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ हो गया। अब देखिए सेकेंड पॉइंट आपका आता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, थोड़ा समझिएगा। अब जैसे आपने कहा कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, तो दो सॉल्यूशन विच ओबे द राउट्स लॉ एट एनी कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, तो उसको आपने बोला आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, तो हम बोलते हैं कि दो सॉल्यूशन विच डोंट ओबे द राउट्स लॉ, जो राउट्स लॉ को ओबे नहीं करता, क्या इस पे, एट एनी कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर,
जो किसी भी कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पे राउट्स लॉ को ओबे नहीं करता उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। आप किसी भी कंसंट्रेशन, कोई भी कंसंट्रेशन लीजिए सोल्यूट सॉल्वेंट को मिला करके, वो राउट्स लॉ को ओबे नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो आएगा, जो P नॉट A XA प्लस P नॉट B P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB के क्या आता है, सम के इक्वल आ रहा था, वह इसके सम के इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं थोड़ा उसको देख लीजिए। अगर हम यहाँ बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, तो इस केस में क्या होता है कि जो कोहेसिव फोर्स होता है, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, जो कोहेसिव फोर्स होता है, ठीक है, और जो एडहेसिव फोर्स होता है, ठीक है, क्या मतलब कि जो ए के बीच में फोर्स अट्रैक्शन है और जो बी के बीच में फोर्स अट्रैक्शन है, और जो फोर्स अट्रैक्शन ए और बी के बीच में, वो आपस में इक्वल नहीं होते, वो आपस में इक्वल नहीं होते। कोहेसिव फोर्स इज नॉट इक्वल टू एडहेसिव फोर्स, नॉट इक्वल टू सॉल्यूशन में प्रेजेंट जो कंपोनेंट्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने ए और बी को मिलाया, तो ए और बी को मिलाने के बाद या तो फोर्स अट्रैक्शन बढ़ेगा या तो फोर्स अट्रैक्शन घटेगा। तो अगर फोर्स अट्रैक्शन बढ़ेगा तो पार्टिकल पास आएंगे, वॉल्यूम घटेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा तो पार्टिकल दूर दूर जाएंगे, वॉल्यूम बढ़ेगा। मतलब इस केस में क्या होगा कि जो डेल्टा भी मिक्स होगा वो भी क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो, या तो पॉजिटिव आएगा नहीं तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अच्छा, अगर फोर्स अट्रैक्शन बढ़ेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, फोर्स अट्रैक्शन घटेगा तो एनर्जी गेन होगी। इस केस में भी क्या होगा कि डेल्टा एच मिक्स जो होगा वो भी क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो। और जो कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर है, जो कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर है, ठीक है, और जो ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर है, वो आपस में इक्वल नहीं होंगे। जो कैलकुलेशन करके आप वेपर प्रेशर निकालोगे और जो लैब में जाकर के ऑब्जर्व करोगे, वो दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, और अगर फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, तो जो कैलकुलेटेड बॉइलिंग पॉइंट होता है और जो ऑब्जर्व्ड बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है, ये भी आपस में इक्वल नहीं होते। कैलकुलेटेड बॉइलिंग पॉइंट ऑब्जर्व्ड बॉइलिंग पॉइंट के इक्वल नहीं आता। किस केस में, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के केस में। और स्टूडेंट ध्यान रखिएगा पॉइंट नंबर 6, डेल्टा एक्स की वैल्यू, तो मैंने आपको बताया चाहे वो सॉल्यूशन क्या हो, आइडियल हो या नॉन आइडियल हो, डेल्टा एक्स में इसकी वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि रेंडमनेस बढ़ रहा है। और अगर हम बात करते हैं डेल्टा जी मिक्स की, तो चेंज इन गिब्स एनर्जी की, तो ये वैल्यू क्या होगी, लेस देन हमेशा क्या होगी, जीरो होगी। क्यों जीरो होगी, क्योंकि सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो रहा है, और जब फॉर्मेशन होगा ये प्रोसेस कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, और उस केस में डेल्टा जी की वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव आएगी। तो ये तो बात हो गई नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। अब हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन को भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ और नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो राउट्स लॉ के पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं, जितना होना चाहिए उससे ज्यादा, और ऐसे सॉल्यूशन जो नेगेटिव डेविएशन शो कर रहे हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी को डिस्कस करेंगे, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ और नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ।